1 मार्च 2012 को एक जवान औरत ईस्ट लंदन से गायब हो जाती है जिसका नाम गेमा मैकक्लस्की होता है, जो जानी जाती थी अपने अभिनय के लिए बीबीसी शो ओपेरा ईस्ट एंडर में। पुलिस उसे ढूंढना चालू करती है। कोई तो जानता होगा कहाँ गायब हो गई थी वो। ऐसा तो नहीं था कि वह इस धरती से ही गायब हो गई हो। 5 दिन बाद रेजेंट कैनल में एक सूटकेस मिलता है। सूटकेस अपने आप खुल जाता है। उसमें से एक धड़ बाहर निकलता है। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक वह जुर्म था जिसने पूरे ब्रिटेन को हिलाकर रख दिया था। किसने किया था? गेमा मैकक्लस्की का था बेरहमी से कत्ल। अब उनका कत्ल हुआ था, वह 29 वर्ष की थी। काफ़ी लोग उन्हें टीवी सीरियल ईस्ट एंडर्स की वजह से भी जानते थे। गेमा अपने भाई टोनी और अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका उसके पिताजी एंथनी और एल्डर ब्रदर डैनी के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता था। गेमा एक ऐसे व्यक्तित्व की औरत थी जिसे हमेशा सुर्खियों में रहना पसंद था, जो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से हमेशा टच में रहती थी और एकदम से ही जैसे गायब सी हो गई थी। अब सबको उसकी चिंता सताने लगी थी। गेमा की सिर्फ एक क्लोज फैमिली नहीं थी, उसका दोस्तों का भी ग्रुप बहुत बड़ा था। सबको उसकी चिंता सता रही थी। वह सब एक दूसरे को फ़ोन करके गेमा के बारे में पूछ रहे थे कि गेमा कहाँ है, कि किसी को गेमा के बारे में कुछ पता है क्या। अब उसके काफ़ी दोस्तों में से कुछ को लगने लगा था कहीं तो कुछ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि गेमा उनके फ़ोन पर और फेसबुक पर किए गए मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रही थी। अब गेमा की फैमिली को भी उसकी बहुत चिंता सताने लगती है। वे उसके सब दोस्तों को फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या पता कहीं से कोई सुराग मिल जाए जिससे उन्हें पता चले कि गेमा कहाँ पर है। गेमा किंग फ्लोर्स क्लब में काम करती थी। उसके पिता एंथनी वहाँ के मैनेजर को भी कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें गेमा के बारे में कुछ पता है कि वह कहाँ है। मैनेजर उन्हें बताता है कि गेमा को तो काम पर होना चाहिए था, पर वह यहाँ नहीं आई है। इससे उसे कॉल भी किया पर काफ़ी बार उसने अपना फ़ोन नहीं उठाया, ना ही उसके मैसेजेस का रिप्लाई दिया। गेमा के कुछ नज़दीकी दोस्तों को अब ज़्यादा चिंता होने लगी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मैकक्लस्की फैमिली में कुछ तनाव चल रहा था, ज़्यादातर टोनी की वजह से, क्योंकि उससे एक ख़ास किस्म के ड्रग लेने की आदत सी पड़ चुकी थी जिसका नाम स्कंक था। गेमा की माँ ने ये बात अपने पति एंथनी को भी बताई थी कि उसने एंथनी को बोला था कि अगर टोनी ये स्कंक पीना बंद नहीं करेगा तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। उसे यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। टोनी का स्कंक पीना गेमा को भी पसंद नहीं था। इसी वजह से दोनों बहन भाइयों में काफ़ी बहस भी होती थी और कभी कभी तो ये बहस बहुत भयंकर लड़ाई का भी रूप ले लेती थी। उनके पिता एंथनी ये जानते थे कि दोनों बहन भाइयों की आजकल बहुत लड़ाई बहस हो रही है। अब उन्होंने सोचना चालू किया कि कहीं हाल फिलहाल में ये बहस बहुत बढ़ तो नहीं गई है। टोनी के पिता एंथनी उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारी बहन गेमा से कोई बहस तो नहीं हुई, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। टोनी एंथनी को बताता है कि मैं आपसे सच कहूँगा, नहाते नहाते बाथटब में मैं सो गया था, जिससे पानी निकलकर पूरे फ्लोर पर फैल गया। एंथनी उसे बोलते हैं, चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। गेमा की माँ को एक बहुत सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से पूरे घर का, टोनी का और उसकी माँ का ख्याल गेमा ही रखती थी। लोगों को हैरानी इसलिए भी हो रही थी कि इन सब के चलते गेमा किसी को बिना बताए एकाएक कहीं गायब भी नहीं हो सकती थी। गेमा कई नज़दीकी दोस्त जिनके दोनों के वॉयलेंट बिहेवियर के बारे में पता था, अब गेमा के लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे। गेमा की एक कज़न टोनी को भी फ़ोन करती है। टोनी उसे बोलता है कि डोंट वरी, गेमा बिल्कुल ठीक होगी और जल्दी ही घर आ जाएगी। उसकी कज़न को लगता है कि गेमा कोई गायब होने के बाद भी टोनी ज़रा सा भी चिंता में नहीं लग रहा है। वह बहुत काम दिखाई पड़ता था। अब सभी फैमिली और फ्रेंड्स गेमा को सब जगह ढूंढ रहे थे, पर टोनी को तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी। वह बस घर में ही रहता था और जब कोई उससे पूछता था गेमा के बारे में, वह बस यही कहता था कि चिंता मत करो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। 3 मार्च 2012 को परिवार डिसाइड करता है कि अब हमें गेमा की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज करा देनी चाहिए। तो टोनी और डैनी दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और गेमा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। टोनी वह शख्स था जिसके साथ गेमा को आखिरी बार देखा गया था। जब पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस शुरुआती तौर पर उससे कुछ सवाल करती है, पर आसानी से सवालों का भी सब जब टोनी सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता
तो पुलिस को शक होना चालू हो जाता है। पुलिस द्वारा पूछे जाने पर कि आखिरी बार जब तुम गैमा के साथ थे तो क्या हुआ था, तब टोनी अलग अलग तरह के 3 आंसर पुलिस को देता है, जिससे पुलिस को शक होता है। पर डैनी को लगता है कि टोनी ने नशा किया हुआ है, शायद इसकी वजह से वह बातों को याद नहीं कर पा रहा है। पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के साथ साथ गैमा के फ्रेंड्स लोकल न्यूज़पेपर से भी संपर्क करते हैं। वे उनको बोलते हैं कि आप ये न्यूज़ अपने लोकल न्यूज़ चैनल पर चलाइए कि वह कहीं किसी ने गैमा को जाते नहीं देखा है क्या। न्यूज़ चैनल वाले बताए जाने के बाद कुछ ही घंटों में ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि एस्टेंडर सीरियल की अभिनेत्री गायब हो चुकी है। गैमा को गायब हुए अब 5 दिन हो चुके थे। 5 मार्च 2012 को गैमा के कज़न गैमा की सर्च के लिए 100 लोगों की सर्च पार्टी का इंतजाम करते हैं, जो गैमा की खोज के लिए फ्लैग्स बनाते हैं और उनको ईस्ट और साउथ लंदन में चारों तरफ बंटवा देते हैं ताकि गैमा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हासिल हो सके। सोशल मीडिया पर भी गैमा की फोटो डालकर काफ़ी कैंपेन चलाए जाते हैं ताकि उसे ढूंढा जा सके। टोनी और डैनी को भी सर्च पार्टी के बारे में बताया जाता है। जहाँ टोनी बहुत काम दिखता है, वहीं डैनी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है किसी भयानक घटना की आशंका में। सब लोग गैमा को सर्च करते बाहर आते हैं, पर टोनी सबको कहता है कि वे घर में ही रुककर गैमा का इंतज़ार करेगा, शायद वह हमको फ़ोन करे या किसी से कोई इन्फॉर्मेशन आए तो मैं घर पर ही रहूँगा। शुरू में तो फ्रेंड्स एंड फैमिली सब इस बात को लेकर पॉजिटिव थे कि गैमा जल्दी ही उनको मिल जाएगी। और जब इतना ढूंढने के बाद भी गैमा की कोई खबर नहीं मिलती तो अंदर ही अंदर सबका दिल किसी बुरी आशंका के चलते कांपने लगता है। अब उन्हें लगने लगता है कि गैमा के साथ कुछ बुरा घट चुका है। फिर भी सब आस नहीं छोड़ते और गैमा को ढूंढना जारी रखते हैं। पर अब जब दिन धीरे धीरे बीते जा रहे थे और हर बीते पल के साथ गैमा के जिंदा होने की उम्मीद वे छोड़ते जा रहे थे। ट्यूसडे 6 मार्च 2012 को दोपहर के 2:30 पर एक औरत जो रेजिंग कैनल के पास से जा रही होती है, उसे एक बड़ा सूटकेस दिखाई देता है। इसका लॉक अपने आप खुल जाता है। इसके अंदर उसे एक सिर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस वहाँ आती है और उस सूटकेस को अपने कब्जे में ले लेती है। थोड़ी ही देर में वो न्यूज़ सभी चैनलों पर दिखाई जा रही होती है, जिसे सुनकर गैमा के फ्रेंड्स और फैमिली बहुत डर जाते हैं। सभी एक दूसरे को फ़ोन करके ढांढस बंधाना शुरू कर देते हैं और ये नहीं हो सकता कि ये गैमा की बॉडी तो नहीं हो सकती। गैमा तो बहुत ही अच्छी लड़की थी, कोई उसके साथ इतना बुरा कर ही नहीं सकता। ये खबर जब एंथनी सुनता है तो पहले तो उसको विश्वास नहीं होता, पर अब उसे लगता है कहीं ये बॉडी उसकी बेटी की तो नहीं है और कहीं टोनी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व तो नहीं है, कहीं टोनी ने ही तो गैमा का कत्ल नहीं किया है। ये बॉडी किसकी है, ये जानने के लिए जब तक पुलिस उस बॉडी को फोरेंसिक में भेज चुकी होती है, वे जिसकी भी बॉडी थी उसका कत्ल बहुत बेरहमी से किया गया था। उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके सूटकेस में डालकर सूटकेस को कैनल में फेंक दिया गया। गैमा एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि पब्लिक की नज़रों में वह ईस्ट एंडर्स टीवी सीरियल की एक कलाकार थी, या ये कहिए कि वह पब्लिक की नज़रों में एक सेलिब्रिटी थी। जब उसके गायब होने की खबर मीडिया में फैली और फिर एक बॉडी जब कैनल से मिली तो लोगों ने उस कैनल के पास पहुंचकर और पता लगाने की कोशिश की कि कहीं सच में ये बॉडी गैमा की तो नहीं। गैमा की बैक पर छोटा सा टैटू था और पुलिस जांच में पता चलता है कि उस डेड बॉडी की बैक पर भी वही टैटू का निशान मिला है। फिर भी अपने शक को कंफर्म करने के लिए पुलिस गैमा के टूथपेस्ट से उसका सैंपल लेती है और फिर पुलिस उस सैंपल को डेड बॉडी के साथ मैच करती है। दोनों सैंपल मैच हो जाते हैं जब पुलिस को कंफर्म हो चुका होता है कि ये बॉडी गैमा मैकलिस्की की ही है। इसके बाद पुलिस गैमा के घर परिवार वालों को बुलाकर बताती है कि ये डेड बॉडी गैमा की है। ये सब देखकर डैनी और उसके पिता एंटनी कूद कूद कर रोने लगते हैं। सभी ये सोच रहे होते हैं कि गैमा जैसी
इतनी प्यारी लड़की के साथ इसने इतनी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। और कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया होता है कि शुरू में तो बस पुलिस को गैमा के शरीर के कुछ पार्ट्स ही मिल पाए होते हैं। गैमा के पिता पुलिस से कहते हैं कि मैं तब तक अपनी बेटी को दफनाऊंगा नहीं, जलाऊंगा नहीं, जब तक उसकी बॉडी को सारे पार्ट्स नहीं रह जाते। तो रोते हुए एंथनी को ढाढ़स सा देते हुए पुलिस कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही हम गैमा के सारी बॉडी पार्ट्स को ढूंढ लेंगे और उसके कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। जैसे जैसे पुलिस ने कातिल की मिस्ट्री सुलझाने शुरू की, वैसे वैसे उनका शक टोनी पर बढ़ जाता है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के पूछने पर पुलिस को पता चलता है, एक तो टोनी ड्रग्स लेता था और दूसरा वह गैमा की पॉपुलैरिटी से जलता भी था। और छोटी सी उम्र में गैमा ने काफ़ी सक्सेस हासिल कर लिया था। ये सब टोनी को अच्छा नहीं लगता था। टोनी के परिवार वाले पुलिस को बताते हैं कि दोनों को दुनिया से कोई लेना नहीं देना था। वह काम पर जाता था, काम से वापस आकर बिना नहाए सीधा अपने कमरे में जाकर कैंडीज नाम की ड्रग स्कंक लेना चालू कर देता था। गैमा और उसकी माँ टोनी को स्कंक लेने की आदत से बहुत परेशान थे। वो बहुत भारी मात्रा में स्कंक लेता था और कभी कभी तो वह दिन में 15 से 20 जॉइंट्स तक ले लेता था कि वह अपने आप में ही बहुत भारी मात्रा है। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि स्कंक की दूसरी भाषा में जॉइंट भी कहा जाता है। जॉइंट्स के कई रूप हैं। जॉइंट में मारवाना और हशीश को भी लोग यूज़ करते हैं, जिसमें 4% ठक होता है। जो जॉइंट स्कंक टोनी यूज़ करता था, उससे 16% ठक होता था। स्कंक अपने करने वाले लोगों के दिमाग पर बहुत बुरा असर डालता है। स्कंक करने वाला व्यक्ति अपने आसपास के लोगों पर शक करना चालू कर देता है। उसे लगता है कि लोग उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं। इसी कारण से अपने आसपास के लोगों से वो झगड़ता भी है स्कंक लेने की। पुलिस इंक्वायरी में आगे पुलिस को पता चलता है कि टोनी ने पहले दिन गैमा पर हाथ उठाया था, उसको मारने की कोशिश भी की होती है। गैमा ने इसकी पुलिस कंप्लेंट भी की होती है, पर उसकी माँ आकर मामला सुलझा दिया करती थी। गैमा का मर्डर किसने किया होता है, ये जानने के लिए पुलिस एक्सपर्ट की राय लेना शुरू कर देती है, ताकि उनको इस केस में कोई क्लू मिल सके। पुलिस ने इस केस के लिए एक साइकोलॉजिस्ट को भी हायर किया। उस साइकोलॉजिस्ट ने पुलिस को बताया कि मर्डर करने के बाद बॉडी पार्ट को जब कोई इकट्ठा है तो वह अपने घर पर करता है या मृतक के घर पर करता है। जनरली जब मृतक को कोई जान पहचान वाला ही होता है जो ऐसा कोई घिनौना काम करता है। इसके बाद पुलिस अपनी तहकीकात गैमा के आखिरी दिन की मूवमेंट पर फोकस करती है। वह जानना चाहते थे कि गैमा ने आखिरी दिन में क्या क्या किया, वह कहाँ कहाँ गई और कितना समय उसने कहाँ गुजारा। 1 मार्च 2012 को गैमा की नींद पानी के शोर से टूटती है, जब अपने कमरे में बाहर आकर देखती है कि चारों तरफ पानी ही पानी बिखरा हुआ है। बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। उसे खोलकर जब उसने देखा तो पाया कि उसका भाई बाथ टब में सोया हुआ है और पानी टब से बाहर निकलकर पूरे घर में फैल रहा होता है। वह अपने भाई टोनी को जगाती है और उसको बोलती है कि देखो तुमने क्या किया, सारे घर में पानी ही पानी फैला दिया। जिससे टोनी उस पर भड़क जाता है तो दोनों के बीच काफ़ी बहस होती है, जिसके बाद गैमा वहाँ से तैयार होकर रॉयल लंदन हॉस्पिटल के लिए चली जाती है। रॉयल लंदन हॉस्पिटल मैक में एक नया विंग बनाकर तैयार हुआ होता है, जिसके कुछ ही दिनों के बाद ओपनिंग होनी थी। गैमा हॉस्पिटल वालों को ऑफर करती है और परफॉर्मेंस के लिए विंग की ओपनिंग सेरेमनी में उसके बाद गैमा हॉस्पिटल से अपनी फ्रेंड के घर जाती है, जहां वह आधा घंटे से 45 मिनट तक रुकती है। जब गैमा अपनी फ्रेंड के घर होती है तभी उसको टोनी का फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन पर टोनी गैमा पर बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। फ़ोन कॉल पर आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि उसकी फ्रेंड को भी सुनाई दे रही होती है। गैमा भी उस फ़ोन करने वाले पर चिल्ला रही होती है। फिर एक सतह पर गैमा अपनी फ्रेंड का घर छोड़कर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। घर से निकलने के बाद गैमा कई सारी कॉल टोनी को करती है, पर उनमें से एक भी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। फिर 1:45 पर कॉल कनेक्ट होती है और टोनी के बीच 8 सेकंड तक बात होती है। ये बात पुलिस को गैमा कई फ़ोन कॉल डिटेल से पता चलती है। पुलिस सीसीटीवी की फुटेज भी निकलवाती है। इसमें उनको गैमा की कार 1:50 पर एक रोड को क्रॉस करके घर की तरफ आती हुई दिखाई देती है।
इसके बाद 2:08 पर गैमा का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। पुलिस को तब शक होता है कि गैमा की मौत 1:50 से 2:08 के बीच में हुई होगी। पुलिस टोनी को पुलिस स्टेशन बुलाकर उससे पूछताछ करती है, क्योंकि टोनी ही वह आखिरी शख्स था जिसने उसे जिंदा देखा था। पुलिस उससे कई तरह के क्वेश्चन करती है। कुछ का जवाब तो वह नहीं दे पाता और कुछ का जवाब के लिए वह काफ़ी सोचता है और उनका जवाब देता है। पुलिस ये सब देखने के बाद पुलिस को विश्वास हो जाता है कि हो ना हो, टोनी का गैमा के मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। पुलिस 7 मार्च 2012 को टोनी को अरेस्ट कर लेती है और उसके द्वारा से क्वेश्चन पूछती है, पर इस बार टोनी बिल्कुल चुप रहता है और पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा था। ये देखकर उन्हें बहुत अचंभित महसूस हो रहा था, क्योंकि टोनी गैमा के क्लोज रिलेटिव्स में से एक था। टोनी की बहन को किसी ने अगवा किया था, फिर उसको मारा, फिर उसके शरीर के टुकड़े करके ब्रीफकेस में डाल दिए थे। पर टोनी को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो पुलिस के किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा था। इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चलता है कि गैमा के मिसिंग होने के अगले दिन टोनी 2 मार्च को अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है कि सॉरी, मैं लास्ट नाइट तुम्हारे कॉल नहीं कर पाया, और उसके बाद वह अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है। इसके बाद पुलिस अब इस केस में सबसे बड़ी बात डिस्कवर करती है। टोनी की कॉल डिटेल से पुलिस को पता चलता है कि टोनी ने लोकल मिनी कैब को कांटेक्ट किया था, जो उसके घर पर एल्टर स्ट्रीट से 2-3 मिनट के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। टोनी ने ये इंक्वायरी टोनी के नाम से ही की थी और पुलिस उस मिनी कैब के ऑफिस जाती है और टोनी की फ़ोटो दिखाकर उनसे पूछताछ करती है। तब उनका मैनेजर उस ड्राइवर को बुलाता है जो टोनी को अपने साथ ले गया था। दोनों बताते हैं कि उन दोनों ने टोनी के पास एक बड़ा बैग देखा था, जो बैग टोनी ने हायर्ड कार की डिक्की में रखा था। उस कार की डिक्की में उन्हें गैमा का ब्लड भी मिलता है। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि टोनी ने उसे डंस्टन रोड पर जाने को बोला, जहां रिजेंट कैनाल है। वहां पहुंचकर टोनी गाड़ी में से बैग निकालता है और खींचते खींचते कैनाल की तरफ जाने लगता है। पास ही में फ्लैट की बालकनी से एक स्टूडेंट भी किसी को एक बड़ा बैग खींचते हुए कैनाल की तरफ ले जाते हुए देखती है। ये सब सबूत पुलिस के लिए काफ़ी थे टोनी को उसकी बहन का कातिल साबित करने के लिए। 10 मार्च 2012 को पुलिस टोनी को अरेस्ट कर लेती है और डाइवोर्स हायर करती है, जो कि गैमा के बाकी पार्ट को कैनल में सर्च कर सके। टोनी की फैमिली को विश्वास नहीं हो रहा था कि कौन इतना गिरा हुआ काम कर सकता है, मैं अपनी सगी बहन की हत्या इतनी बेरहमी से कर सकता है। पुलिस ने गैमा की फैमिली की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई, जिसमें टोनी व बैग गाड़ी की डिक्की में रखकर कैनल की तरफ ले जा रहा था। टोनी के फादर एंथनी उससे पूछते हैं, टोनी मुझे बताओ उस दिन क्या हुआ था। टोनी एंथनी को बताता है, उस दिन जब गैमा घर आई थी तो बहुत गुस्से में थी। उसने मुझे बोला कि मैं चाहती हूँ तुम ये घर छोड़कर चले जाओ, इस घर से निकल जाओ, अब हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह सब सीढ़ियों से ऊपर आई। उसके हाथों में एक बड़ा चाकू था, जिस पर एंथनी को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि गैमा कभी चाकू हाथ में लेकर टोनी को धमका ही नहीं सकती थी। पुलिस ने टोनी को अरेस्ट तो कर लिया था, पर हार्ड एविडेंस के रूप में भी अभी उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने टोनी के घर की भी तलाशी ली, पर न खून के धब्बे, न कोई तोड़फोड़ या मारपीट की निशानी। फॉरेंसिक ने भी जांच की और पुलिस को कुछ नहीं मिला। अब पुलिस को लग रहा था कि गैमा का खून टोनी ने कम से कम घर में तो नहीं किया। पुलिस ने सारी रिजेक्ट कैनाल छान मारी गैमा के बाकी बॉडी पार्ट्स को ढूंढने के लिए। वहाँ उन्हें छोटे छोटे बैग में गैमा के बॉडी पार्ट्स के टुकड़े मिले। कैनाल में तैरते हुए जिसे देखकर सबकी रूह तक कांप गई, पर गैमा का सिर अभी तक पुलिस को नहीं मिला था। फिर 9 सितंबर को पुलिस को गैमा का सर भी मिल जाता है। अब गैमा के सारे बॉडी पार्ट्स मिल चुके थे। पुलिस ने इन सारे बॉडी पार्ट्स को गैमा की फैमिली के हवाले कर दिया, ताकि वे उसका अंतिम संस्कार कर सकें। गैमा मैकलुस्की का अंतिम संस्कार 30 नवंबर को सेंट मोनिका के रोमन कैथोलिक चर्च हॉक्सटन स्क्वायर ईस्ट लंदन में आयोजित किया जाता है। 14 जनवरी 2003 को टोनी का ट्रायल शुरू होता है। ओल्ड वैली के एक कोर्ट में टोनी कबूल करता है कि उसने गैमा को मारा तो है,
पर वह उसे मारना चाहता नहीं था। इसके बाद 30 जनवरी 2013 को कोर्ट टोनी को गैमा मैकलेक्सी की हत्या का दोषी पाती है और उसे 20 साल की सज़ा का आदेश देती है। टोनी को गैमा की हत्या की सज़ा तो मिल गई थी, पर उन माँ बाप का क्या जिन्होंने अपनी